पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorials of electric motors and transformers. तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर का जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर लिया था, उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया था। तो हमें दो टाइप्स देखने हैं, फ्लक्स कंट्रोल फॉर डीसी सीरीज मोटर एंड आर्मेचर कंट्रोल। तो उसमें से फ्लक्स कंट्रोल फॉर डीसी सीरीज मोटर का पहला टॉपिक था दैट इज फील्ड डाइवर्टर मेथड, वो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे उसका दूसरा टॉपिक दैट इज आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आर्मेचर डाइवर्टर मेथड फॉर द डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल। ओके, तो ये जो मेथड है स्पीड कंट्रोल, जो कि यूज होती है फॉर द कांस्टेंट टॉर्क लोड्स एंड द स्पीड कंट्रोल टेक्स प्लेस एज फॉलो। तो जो ये स्पीड कंट्रोल मेथड है, ये खास करके किसके लिए यूज की जाती है? फॉर द कांस्टेंट टॉर्क लोड्स, कांस्टेंट टॉर्क लोड्स। तो जो कांस्टेंट टॉर्क जो प्रोवाइड कराते हैं, जो लोड्स जिनका टॉर्क जो होता है वो बहुत ही कांस्टेंट होता है, तो ऐसे कांस्टेंट टॉर्क्स वाले लोड के लिए जो है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड की ये मेथड आर्मेचर डाइवर्टर मेथड जो है वो प्रेफर की जाती है। ओके, किसके लिए? कांस्टेंट टॉर्क लोड्स के लिए। तो जो स्पीड कंट्रोल है वो इस तरीके से है। तो स्पीड कंट्रोल कुछ इस तरीके से है कि एज वी रिड्यूस आर बाय मूविंग इट अपवर्ड्स, जैसे ही हम आर को जो है, सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम आर को जो है रिड्यूस करते हैं बाय मूविंग इट अपवर्ड्स, यानी कि ये जो आर है हमारा लगा हुआ है आर्मेचर डाइवर्टर, दैट इज दिस आर। तो ये जो आर हमारा लगा हुआ है उसके पॉइंट के, यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है उसके टैपिंग्स पे, तो अगर ये हम अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से अगर ये मूव करता है अपवर्ड, ये जो पॉइंट है, तो आर क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आर की हायर वैल्यू है और यहाँ पे जो है आर की लोअर वैल्यू है। तो जैसे जैसे ये जो एरो है ये इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, आर की वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी। तो वैसे ही क्या होगा, जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट है IA, वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे ये आर जो है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, वैसे ही हमारा आर्मेचर करंट की रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, तो आर्मेचर करंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। So, but the torque produced by motor is directly proportional to the flux into current. तो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लूं, but torque produced by motor T is directly proportional to phi IA. ओके, तो ये जो टॉर्क है हमारा ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? मोटर के द्वारा। उसका फॉर्मूला क्या है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, यानी कि फ्लक्स और करंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर जो है हमारा टॉर्क उसके प्रोपोर्शनल होता है। देन
Therefore, to produce required torque, motor draws more current from the source. इसी रीजन से therefore to produce required torque, to produce the required torque, motor draws more current from the source, and this I is increases. यानी कि इसी रीजन से ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है मोटर के द्वारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट. देयरफॉर इसी रीजन से टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क, और इसी रीजन से जो है एक रिक्वायर्ड टॉर्क हमें प्रोड्यूस करने के लिए मोटर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जो करंट है वो ड्रॉ करती है. किससे? सोर्स से. तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा ऑब्वियसली. सो फील्ड करंट इंक्रीजेस, और इसी रीजन से जो हमारा फील्ड करंट है, फील्ड करंट वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इसी रीजन से स्पीड करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड हेंस फाई इंक्रीजेस एंड स्पीड डिक्रीजेस, और इसी रीजन से फाई जो होता है यानी कि फ्लक्स जो होते हैं वो इंक्रीज होता है, एंड स्पीड जो होती है हमारी वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड सेवेंथ पॉइंट इज thus with a reduction in r speed decreases. Thus with reduction in r speed decreases. ओके, तो इस तरीके से क्या बोला गया है कि जैसे ही हमारा जो मोटर है वो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है ड्रॉ करने लगेगा फ्रॉम द सोर्स, तो क्या होगा? फील्ड का जो करंट है वो इंक्रीज होगा, और इसी रीजन से फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि फ्लक्स जो होते हैं वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और फ्लक्सेस के बढ़ने की वजह से स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है फिर. सो थर्स इन विथ रिडक्शन इन आर, इस तरीके से फिर हम जैसे ही आर को जो है रिड्यूस करते हैं वैसे ही हमारी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है. ओके, तो ये जो डायग्राम है आप इसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये जो करंट आ रहा है आर एस में यानी कि सीरीज वाली वाइंडिंग में, दैट इज फील्ड वाइंडिंग, और साथ ही साथ ये जो आर्मेचर डाइवर्टर है ये इसके साथ लगा हुआ है, इसमें से जा रहा है हमारा आर्मेचर डाइवर्टर का करंट, और ये है हमारी मोटर. ओके, तो जैसे ही ये जो रियोस्टेट का पॉइंट है ये वाला वो अपवर्ड मूव करेगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी? ये वाले आर्मेचर करंट की वैल्यू ये होगी कम. तो क्योंकि जो टॉर्क है हमारा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है मोटर के द्वारा, दैट इज T is directly proportional to phi into IA. तो जैसे ही phi बढ़ेगा टॉर्क भी बढ़ेगा. सो टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क, ये जो रिक्वायर्ड टॉर्क है ये प्रोड्यूस करने के लिए मोटर क्या करती है? फिर ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो ड्रॉ करने लगती है. इसी रीजन से जो हमारा आई है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये वाला आई सोर्स से जो आ रहा है ना ये वाला करंट, तो ये इंक्रीज हो जाता है. तो इसी रीजन से फील्ड करंट भी इंक्रीज हो जाता है, ये वाला आई एस, एंड हेंस फाई इंक्रीजेस, और इसी रीजन से फाई क्या हो जाता है? क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो हमारा फाई भी बढ़ जाएगा, और फिर टॉर्क भी बढ़ जाएगा. और जो सॉरी ये जो फिर हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, और उसके साथ जो स्पीड है, स्पीड जो होती है वो कम हो जाएगी. जैसे फ्लक्स बढ़ जाएगा स्पीड भी कम हो जाएगी, और इसी रीजन से thus with रिडक्शन इन आर हमारा जो स्पीड है मोटर का वो डिक्रीज हो जाता है. तो इस तरीके से हमारे आर्मेचर डाइवर्टर मेथड की वजह से हम जो स्पीड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन एंड इंक्रीजिंग ऑफ द आर. तो ये था हमारा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड. अब इसके बाद हमें देखना है टैप फील्ड मेथड. ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.